आज हम एक ऐसे कंडीशन के बारे में बात करेंगे जो फीमेल्स में बहुत ही कॉमन है, लेकिन फिर भी इसकी चर्चा बहुत कम की जाती है। आज हम बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। हेलो एंड वेलकम बैक टू #AskDrNamrata। एंडोमेट्रियोसिस क्या है? ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो एंडोमेट्रियल टिश्यू आपके गर्भाशय को लाइन करता है, आपके गर्भाशय के अंदर होता है, बिल्कुल उसी तरह का टिश्यू आपके गर्भाशय के बाहर बढ़ने लगता है। आमतौर पर ये अंडाशय दैट इज़ ओवरीज, फलोपियन ट्यूब्स और दूसरे पेल्विक ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करता है। ये जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है ये पूरी तरह से एंडोमेट्रियम की तरह ही बर्ताव करता है। इसका ये मतलब है कि ये हर मासिक धर्म के साथ मोटा होता है, इसकी साइज़ बढ़ती है और ये मासिक धर्म के चलते हुए टूटकर, गिरकर बहने लगता है। लेकिन जिस तरह से आपके पीरियड के ब्लड को वजाइना से निकलने का रास्ता होता है, इस बहाव को कहीं से भी आपके शरीर से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। जब एंडोमेट्रियोसिस ओवरीज को इन्वॉल्व करते हैं तो उसे एंडोमेट्रियोमास कहते हैं। ये जो प्रोसेस है, ये जो एंडोमेट्रियोसिस है, इसके चलते हुए पेल्विक के ऑर्गन्स कई बार इन्फ्लेम हो जाते हैं और कई ऑर्गन्स के इर्द गिर्द स्कार टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू, इसका फॉर्मेशन होता है और ये ऑर्गन्स एक दूसरे को चिपक भी सकते हैं। बात करते हैं एंडोमेट्रियोसिस के लक्षणों के बारे में। एंडोमेट्रियोसिस का प्राथमिक लक्षण है पेल्विक दर्द या पेल्विक पेन, जो मासिक धर्म के साथ जुड़ा रहता है। हालांकि मासिक धर्म के वक्त महिलाओं को अक्सर पेल्विक पेन होता है, लेकिन एंडोमेट्रियोसिस वाले महिलाओं को ये पेन अधिक प्रमाण में होता है। ये पेन पीरियड्स के पहले कुछ दिनों पहले स्टार्ट होता है और पीरियड्स के साथ ही रहता है। इसके अलावा अब्डोमिनल पेन, बैक एक, लोअर बैक एक, ये भी देखा गया है एंडोमेट्रियोसिस के साथ। इसका दूसरा लक्षण ये है कि संभोग के साथ दर्द होना। एंडोमेट्रियोसिस में कई बार ऐसे देखा गया है कि महिलाओं को सेक्स के दौरान या बाद दर्द महसूस होता है और ये बहुत ही कॉमन है। तीसरा लक्षण ये है कि जब यूरिनेशन या स्टूल्स पास करते हैं ऐसे महिलाएं जिनको एंडोमेट्रियोसिस है, तभी भी उनको दर्द महसूस होता है। इसका चौथा लक्षण ये है कि हैवी पीरियड्स या बहुत ज़्यादा बहाव, खून का बहाव मासिक धर्म के साथ होता है। इसके अलावा इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी होती है, यानी दो पीरियड्स के बीच में होने वाली ब्लीडिंग। इसके अलावा इसका पांचवा लक्षण इनफर्टिलिटी है। कई बार इनफैक्ट ऐसे देखा गया है कि इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के दौरान एंडोमेट्रियोसिस का डायग्नोसिस होता है और इसके अन्य लक्षणों में दस्त, कब्ज, बहुत थकान महसूस होना और उल्टी जैसे होना, ये सारे लक्षणें भी मौजूद हैं। आइए जानते हैं ऐसे कौन से रिस्क्स हैं जिसके चलते हुए एंडोमेट्रियोसिस की शुरुआत हो सकती है। सबसे पहला रिस्क ये है कि उन महिलाओं में जिनमें बर्थ देने, वो महिलाएं जिनको बर्थ बिल्कुल भी नहीं देना है या दोज हु नेवर विश टू गिव बर्थ, उनमें ये रिस्क हाई है। इसके अलावा वो महिलाएं जिनका अर्ली मेनार्क या मासिक धर्म बहुत जल्दी आयु में स्टार्ट हो जाता है, फिर वो महिलाएं जिनमें बहुत डिलेड मेनोपॉज होता है या मासिक धर्म बहुत लेट चला जाता है। इसके अलावा वो महिलाएं जिनमें मासिक धर्म अधिकतर बहुत लंबे समय तक चलता है, 7 दिनों से ज़्यादा, और बहाव भी बहुत ज़्यादा या हैवी होता है। इसके अलावा उन महिलाओं में जिनके फैमिली में इस एंडोमेट्रियोसिस की हिस्ट्री रही हो, जैसे उनके माँ में, मासी में, चाची में। इसके अलावा उन महिलाओं में भी देखा गया है जिनमें रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के कोई अबनॉर्मलिटीज़ होते हैं और उन महिलाओं में जिनमें ईस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर बहुत ज़्यादा होता है। आइए जानते हैं इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस है। एंडोमेट्रियोसिस के चलते हुए इनफर्टिलिटी हो सकती है। ये ज़्यादातर फलोपियन ट्यूब्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर लेता है, जिसके वजह से ओवम और स्पर्म का मिलाप, दैट इज़ फर्टिलाइजेशन, नहीं हो पाता। कई बार ऐसे भी होता है कि ये फलोपियन ट्यूब्स को कुछ नहीं करता, लेकिन ओवम और स्पर्म इनको अंदर से ही डैमेज कर देता है। इसके अलावा इसका दूसरा और सबसे डेंजरस कॉम्प्लिकेशन ये है कि ये ओवेरियन कैंसर बहुत कॉमनली ये कॉज कर सकता है।
ये जानते हैं इसको डायग्नोस कैसे करते हैं। ये पेल्विक एग्जामिनेशन के दौरान डायग्नोस हो सकता है। इसके अलावा ये एमआरआई और अल्ट्रासाउंड, जो दोनों ही नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स है, इससे भी डायग्नोस हो सकता है, या फिर ये लैप्रोस्कोपी से डायग्नोस हो सकता है, विच इज़ एन इन्वेसिव टेक्निक। आइए जानते हैं इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। महिलाओं को, लड़कियों को अपना वज़न कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट, ईटिंग मील्स ऑन टाइम, नॉट स्किपिंग एनी मील्स, हाइड्रेशन यानी पानी का कंजम्पशन मॉडरेट अमाउंट में रखना। कई बार ऐसे होता है कि लड़कियां भूल जाती है पानी कंज्यूम करना, नहीं, ऐसे नहीं करना है। इसके अलावा एक अच्छी नींद लेनी बहुत ज़रूरी है। स्लीपिंग ऑन टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके साथ ही एक नियमित तौर पे एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। जंक फूड को अवॉइड करना ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को फॉलो करके हम एंडोमेट्रियोसिस जैसे बीमारियों को प्रिवेंट कर सकते हैं। I hope this information was completely resourceful to you, and for any queries you have regarding endometriosis, you can write to me in the comment section below. Stay tuned to #AskDrNamrata for more such female health related issues at Her Secret Questions.